नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी फिजिक्स की वन लाइनर की क्लास चली है, तो आज हमारी क्लास नंबर 6 रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या रहेगा दोस्तों? न्यूक्लियर फिजिक्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो भारी जल यानी कि D2O क्या होता है? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है ये? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और जो इसकी खोज है दोस्तों वो की थी यूरे ने। किसने की थी? यूरे ने इसकी खोज की थी। तो काम क्या होता है इसका? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए D2O का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो यह ग्लेन टी सीबोर। ठीक है, ग्लेन टी सीबोर के द्वारा। रेडियोधर्मिक क्षय यानी कि रेडियो एक्टिव डीके क्या है? तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय, नाभिकीय पदार्थों का क्षय। ठीक है, रेडियोधर्मी क्या है? नाभिकीय पदार्थों का क्षय होगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो ये किसने की थी? एंडरसन ने। किसने की थी? ये एंडरसन ने। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद आता है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में यूरेनियम कार्बाइड, किसका? यूरेनियम कार्बाइड एम प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? यूरेनियम कार्बाइड का और प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग करेंगे, तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम यानी कि लिक्विफाइड सोडियम का प्रयोग करेंगे। शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? लिक्विफाइड सोडियम का प्रयोग करेंगे। तारों में अक्षय ऊर्जा कौन सी है? अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। उसके बाद भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है, यानी कि सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट भारत में जो पाया जाता है वो कौन सा है? तो वो रहेगा प्लूटोनियम। कौन सा रहेगा? प्लूटोनियम। कौन सा रहेगा दोस्तों? प्लूटोनियम। उसके बाद हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करेगा? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। किस पर करेगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। और जो परमाणु बम होता है, ठीक है, जो परमाणु बम होता है वो किस पर करता है? वो नाभिकीय विखंडन पर करता है। ठीक है, किस पर करेगा? विखंडन पर। ठीक है, उसके बाद विद्युत उत्पादन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत उत्पादन में बिजली बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करेंगे? यूरेनियम का। किसका करेंगे? यूरेनियम का। किसका करेंगे दोस्तों? यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं, वो कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा। कौन से करेंगे? अल्फा, बीटा और गामा। जो सूर्य है नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन। संलयन को क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्यूजन। संलयन को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। उसके बाद आगे, रेडियोस्क्रिय तत्वों का उपयोग, रेडियोस्क्रिय तत्वों का उपयोग क्या है? अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में। उसके बाद खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों एवं सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों के रिसाव का पता लगाने में। किसका प्रयोग करेंगे? रेडियोस्क्रिय तत्वों का। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट और भारी जल का। किसका प्रयोग करेंगे? ग्रेफाइट और भारी जल का। ग्रेफाइट और भारी जल। भारी जल D2O अभी बताया था आपको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अच्छा, एक हंसाने वाली गैस होती है दोस्तों, तो आप जल्दी से उसका जो नाम है, फॉर्मूला है, वो कमेंट कीजिए। आगे देखिए, उसके बाद मेसान की खोज किसने की थी? तो ये की थी यूकाबा ने। किसने की थी? यूकाबा ने। ब्रीडर रिएक्टर से तात्पर्य क्या है? ब्रीडर रिएक्टर से तात्पर्य क्या है? तो ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। उसके बाद आता है कोबाल्ट 60।
ठीक है, क्या आएगा? कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण। किसके कारण? गामा किरणों के कारण। ठीक है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? नाभिकीय ईंधन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है कौन सा है? थोरियम। कौन सा है? थोरियम। कौन सा रहेगा दोस्तों? थोरियम रहेगा। उसके बाद भारत में अणुबम का विकास किसने किया? तो भारत में अणुबम का जो विकास किया वो किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना ने। किसने किया था? डॉक्टर राजा रमन्ना ने। ठीक है, आगे परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहां किया गया या कहां किया जाता है? तो आणविक भट्टी में। कहां पर? आणविक भट्टी। आणविक यानी मोलिक्यूलर, भट्टी यानी कि फर्नेस में। ठीक है, परमाणु रिएक्टर। उसके बाद साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। कौन सा है दोस्तों? प्रोटॉन। कौन सा रहेगा? प्रोटॉन रहेगा। उसके बाद आगे विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? कौन सा यूरेनियम होगा? ठीक है, जो विद्युत उत्पादन में काम में आता है। तो कौन सा? यूरेनियम 235। कौन सा आएगा? यूरेनियम 235। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र में। उसके बाद परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। अभी बताया था, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान रखिए इसको। भारत में कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? जहां पर भूकंप आते हैं तो वहां पर स्थित है परमाणु संयंत्र। कौन सा है ये? नरोरा। कौन सा है दोस्तों? ये नरोरा। और नरोरा कहां पर है? ये बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार कि नरोरा परमाणु संयंत्र कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में आइए। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ओटो होर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रोन्समैन ने। ठीक है, किसने की थी? ओटो होर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रोन्समैन ने। ठीक है जी, आगे यहां से क्वेश्चन अच्छा बनता है, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहले तारापुर, मतलब ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में सबसे पहला। और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 1400 मेगावाट। कितनी है? 1400 मेगावाट है। इसी याद रखे, बाकी और चाहे रहने दे। उसके बाद रावत भाटा, रावत भाटा ये कहां पर है? राजस्थान के कोटा में। कहां पर है रावत भाटा? राजस्थान के कोटा में। कलपक्कम, कलपक्कम कहां पर है? तमिलनाडु में। कलपक्कम कहां पे है दोस्तों? तमिलनाडु में। नरोरा भी पढ़ा आपने, उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। काकरापारा, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काकरापारा कहां पर है? गुजरात में। काकरापारा कहां पर है दोस्तों? गुजरात में। उसके बाद कैगा कहां पर है? कर्नाटक में। कैगा कर्नाटक में। कैगा कहां पर है? कर्नाटक में। और कुंडनकुलम तमिलनाडु में। कुंडनकुलम कहां पर है? तमिलनाडु में। और इसकी क्षमता देखिए आप कितनी है? इसकी क्षमता रहेगी आपकी 2000 मेगावाट। कितनी है दोस्तों? 2000 मेगावाट। इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे ज्यादा क्षमता किसकी हुई? कुंडनकुलम की हुई। कितनी? 2000 मेगावाट। क्लियर? आगे वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर, पहला जो परमाणु रिएक्टर था वो 1942 में बना था। और किसके द्वारा बना था वो? फर्मी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? फर्मी के द्वारा। यहां तक क्लियर है दोस्तों आपका? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों आपके विविध यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन फिजिक्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए, ठीक है, यानी कि जो पेंडुलम होता है ना उसकी लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके अवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अवर्त काल का जो समय होगा दोस्तों वो 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करेगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उसके बाद आगे एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 60 kg का है, कितना है दोस्तों? 60
किलोग्राम का है, ठीक है। तो जो चंद्रमा पर चेक करोगे 1/6 होगा, यानी कि 10 किलोग्राम का होगा। कितने का होगा? 10 किलोग्राम का होगा। 1/6 गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। कौन सी? रासायनिक, ठीक है। और जो सेल होते हैं दोस्तों, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में करेंगे? तापमान या फिर ऊष्मीय विकिरण को, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको मनुष्य नहीं सुन सकता। तो मनुष्य कहां से कहां तक सुनेगा? मनुष्य सुनता है 20 से 20,000 तक, ठीक है। 20 से लेके 20,000 तक हर्ट्ज जो होता है, इतनी ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। क्लियर? आगे चलिए। जल का जो हिमांक होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, पानी कितने डिग्री पे जम जाता है? तो 0 डिग्री पे। पिघलता कितने पे है? जो बर्फ है कितने डिग्री पिघलेगी? 0 डिग्री पे, ठीक है। जमना और गलना एक ही बात होती है वहां पे। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और पानी का सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। पानी का सबसे ज्यादा घनत्व कहां पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो कार्य कितना होगा? 0। क्या होगा दोस्तों? कार्य 0 होता है, ठीक है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होता है, ठीक है। आगे चलिए। विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। किससे होगा दोस्तों? प्रकाश से। चलती बस में अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व, इनर्शिया के कारण। न्यूटन का पहला नियम किसके कारण होगा? ये न्यूटन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब के लेखक कौन है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब के लेखक कौन है? तो ये रहेंगे तकाशी हिरोज। कौन रहेंगे दोस्तों? तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यंतर टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को कहा जाता है टेलीफैक्स। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको टेलीफैक्स कहेंगे। आगे आता है फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होगा 212 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 212 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट पूछे दोस्तों तो कितना रहेगा? 32 डिग्री फारेनहाइट। कितना रहेगा? 32 डिग्री फारेनहाइट। आपके लिए क्वेश्चन है कि कितने डिग्री पे सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों बराबर रहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं आपके लिए कि प्लास्टिक का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो 47 डिग्री। कितना होगा दोस्तों? 47 डिग्री होता है। कितना होगा? 47 डिग्री। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती हैं? क्योंकि क्या होता है, जो पानी होता है जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है। पानी के जमने से यानी बर्फ जब बनता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। और अगर बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घट जाता है। बर्फ पिघलने से आयतन घटेगा और बर्फ जमने से आयतन बढ़ेगा। क्लियर? आगे, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का? 60 डिग्री का। यानी समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों? प्लेन। ये ऐसे आएगी कोई लाइट तो ये आपतित होगी और ऐसे चली जाएगी ये प्रवर्तित हो जाएगी। यानी इसको बोलेंगे हम आपतित एंगल, ठीक है। आपतित कोण होगा ये, और ये कौन सा होगा? प्रवर्तित कोण। तो जितने डिग्री का ये होगा दोस्तों उतने डिग्री का ही ये होगा। अब ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो यहां पर भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होता है। सेम होते हैं ये, ठीक है। आगे, इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांध के रखने वाले बल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांध के रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत बल। क्या कहेंगे दोस्तों? स्थिर विद्युत बल कहेंगे। उसके बाद कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग करेंगे। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्ति यानी कि डिस्प्ले डिवाइस जो होते हैं, और पॉकेट कैलकुलेटरों में किसका प्रयोग करते हैं? द्रव क्रिस्टल का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे,
जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते उनको क्या कहेंगे? विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर। क्या कहेंगे? इंसुलेटर कहेंगे उनको। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव क्या होती है? एक। क्या होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक। उसके बाद किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो ये रहेगा धन आवेश, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कांच पर रहेगा पॉजिटिव और रेशम पर क्या होगा? नेगेटिव। रेशम पर कितना होगा? नेगेटिव होगा। उसके बाद आगे, एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन लगभग समाप्त होता है तो क्या बन जाता है? श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जब तारे के अंदर नाभिकीय ईंधन, ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो वो समाप्त हो जाता है, श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान, इस स्थिति में क्या होता है? उसके केंद्रीय भाग का जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कितना? 1,00,000 केल्विन तक। तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं, जो बाहर वाले पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट। ठीक है, इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? ट्राइबोलॉजी। क्या कहेंगे? ट्राइबोलॉजी। उसके बाद आगे, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी। ठीक है, कहां पर है राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला? नई दिल्ली में। कहां पर है दोस्तों? ये नई दिल्ली में। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? तो लेजर यानी कि एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, बाय। उसके बाद एस से क्या बनेगा? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्या बनेगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद आगे, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहां पर स्थित है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहां पर है? तो ये आपकी रहेगी अटाकामा, पेरू में। कहां पर रहेगी दोस्तों? अटाकामा, पेरू में। चंद्रा एक्स रे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? चंद्रा एक्स रे वेधशाला का नाम किसके? तो ये रहेगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। किसके नाम पे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है जी, आगे देखिए क्वेश्चन, वैसे तो हमने पढ़ ही लिया ये। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये रहेगा सीबेक प्रभाव। किसके ऊपर? सीबेक प्रभाव। उसके बाद परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदक यानी कि नियंत्रण हेतु भारी जल, किसका? भारी जल। भारी जल को क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, वह ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। किसका करेंगे? भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे। अब देखिए दोस्तों आगे, प्रमुख यंत्र और उनके सिद्धांत। ठीक है, कौन सा किस सिद्धांत पे काम करता है? तो भाप का इंजन जो होगा ऊष्मागतिकी का सिद्धांत। भाप के इंजन किस सिद्धांत पे काम करेगा? ऊष्मागतिकी। विद्युत जनरेटर तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन की गति का तीसरा सिद्धांत, न्यूटन की गति का तीसरा सिद्धांत। रेडियो एवं दूरदर्शन तो विद्युत चुंबकीय संचरण यानी तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। वायुयान बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत। ठीक है, आगे सोनार, जो सोनार होती है समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, तो सोनार प्राश्रव्य तरंगों का परावर्तन क्या करती है? ये प्राश्रव्य तरंगों का परावर्तन। प्रकाशिक रेशे तंतु जो होते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये वाला भी अच्छा है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ये भी अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तथा रोबोटिक के अंदर कहां पर है? ये बेंगलोर में। कहां पर है दोस्तों? ये बेंगलोर में। आगे, तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स का प्रमुख संस्थान है। क्लियर? उसके बाद आगे चलिए, लिफ्ट में व्यक्ति के भार की कुछ स्थितियां होती है, कंडीशन होती है, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? जब लिफ्ट विराम अवस्था में होती है, एक जगह पे स्थित स्टेबल होती है, तो जब लिफ्ट या एलिवेटर विराम अवस्था में होता है, व्यक्ति का जो आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है, यानी कि नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद
जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का जो आभासी भार होगा उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। कब? जब एक समान वेग से जाए, सेम चाल से जाए, सेम स्पीड से जाए, सेम वेलोसिटी से जाए, तब की बात है ये। ठीक है, उसके बाद आगे क्या? जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है, यानी कि जब चेंज होते हैं उसमें, ठीक है, तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे। अब क्या कहा गया? जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है, यानी कि चेंज हो जाता है वेलोसिटी के अंदर, स्पीड में चेंज हो जाए, तब इस स्थिति में व्यक्ति का जो आभासी भार होगा वो घटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, उसके बाद यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो इसमें क्या होगा? इस स्थिति में जो व्यक्ति है या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिसमें व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होता। ठीक है, यानी कि भारहीनता बन जाएगी, वहां पे क्या बन जाएगी? भारहीनता बन जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या? यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का जो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, तब क्या होगा? तो इस कंडीशन में क्या बनेगा? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा। कहां पर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा, और व्यक्ति जो होगा वो जो आपकी लिफ्ट होती है ना, यहां पर टकराएगा ऊपर जाकर। ठीक है, लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। इसमें किससे टकराएगा? लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।